कितनी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है इंटरनेट पे। इवन आपकी काफ़ी सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, कई लोग लाइव ट्रेडिंग करवाते हैं, फिर भी 90% से ज़्यादा रिटेलर्स लॉस में क्यों है? ट्रेडिंग अल्टीमेटली एक स्किल है जैसे क्रिकेट। तो पहला तो मन से ये निकाल दीजिए कि अगर आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, किसी ने करोड़ रुपए कमाए, मैं भी करोड़ ही कमाऊंगा। दिस इज रॉन्ग। अच्छा, जो इंटरनेट पे आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे कि 500 रुपए से क्रिप्टो ट्रेडिंग कर लो, 1000 रुपए से कर लो, क्या पॉसिबल है कि 500 से शुरू करके हम अच्छा खासा बना लेंगे? आपको ऐसे ही समझना है ट्रेडिंग को। तो 500 रुपए से अगर 5 लाख बनाने जा रहे हो तो 99.99999% तो नहीं होने वाला। आप समझिए, मैं कह रहा हूँ क्रिप्टो ना अभी बचपन में है अपने। इट इज़ जस्ट ग्रोइंग। इसने अभी बोलना ही शुरू किया है, अभी तो इसका यूथ बाकी है। इसमें बता सकते हो कि जिन कॉइन्स पे आप बुलिश हो या जिन कॉइन्स में आप बिलीव करते हो कि यार ये कॉइन्स अच्छे हैं, आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी क्या है ट्रेड करने के लिए किसी भी एसेट में, चाहे इंडियन में या फिर क्रिप्टो? मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज करता हूँ। ये क्या होता है? लिक्विडिटी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। दोस्तों, आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है प्रियांक सर, जिनको मार्केट में ट्रेडिंग की बात करें, इन्वेस्टिंग की बात करें तो इनको 8 सालों का एक्सपीरियंस है क्रिप्टो मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट का। स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। आपके वीडियोस देखते थे हम भी, अरे सर, कई सारी चीज़ों को सीखने के लिए, और आज आपके साथ बैठ रहे हैं बहुत तो बहुत बढ़िया लग रहा है। धन्यवाद कि आप आए समय निकाल कर। तो सर, मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा इंट्रो हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए। जी सर, मेरा नाम प्रियांक शर्मा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी। बाकी सर 2017 में जो है एक दोस्त के कहने से बिटकॉइन खरीद लिया था कुछ। अच्छा। वो खरीदने के बाद क्या हुआ कि छोड़ दिया। हम्म। पता नहीं था क्या होता है। पहली बार इन्वेस्टमेंट करा था, शेयर मार्केट भी नहीं पता था। और रिजल्ट ये हुआ कि 2017 में बुल मार्केट आ गई और मेरा जो भी पैसा लगा था वो 4-5 गुना हो गया। अब जब दिसंबर में वो 4-5 गुना हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, छोटा ही पैसा था, पर वो कुछ लाख हो गए। ओके। तो इंटरेस्ट वहाँ से जग गया। हम्म। और इस तरह से आप कह लीजिए, जब वो पैसे निकाले तो फिर लगा कि यार ये तो बढ़िया चीज़ है। तो उस टाइम पे आपने कैसे बिटकॉइन खरीदा था? सर उस टाइम पर एक एप्लीकेशन आती थी, जेप पे और यूनो ज़ेप पे, कॉइन हाँ, करके ना। वो तो बीच में भाग गया था। हाँ, वही। हाँ। सो तब इतना ज़्यादा कुछ सीन नहीं था, ना हमें कुछ आइडिया था, तो हमने लगाया और ख़रीद के रख लिया। दोस्त ने बोला एक पैन कार्ड से एप्लीकेशन पे साइन करना है हाँ। और पेटीएम की तरह की एप्लीकेशन मिलेगी और जितने रुपए हों उतने रुपए का ख़रीद लेना। ओके। तो मेरे पास कुछ 60-70 हज़ार रुपये थे, मैंने लगा दिए थे। अच्छा। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो पैसा निकला दिसंबर में, तो लगा यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और तभी मेरे एक फ्रेंड है पंकज, उन्होंने मुझे बोला कि सर ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो की। मैंने कहा भाई ट्रेडिंग क्या होती है? मतलब आप सोचिए, मैंने बिटकॉइन बाई करके रख लिया, पैसा कमा लिया, मुझे ये नहीं पता मैंने ट्रेडिंग कर ली। ओके। मैं इस तरह का न्यूब था। तो उन्होंने बोला कि इसकी ट्रेडिंग भी होती है। तो मैंने कहा ये कैसे करते हैं? वो सारे पैसे उन्होंने मेरे से लगवा लिए, अपने भी लगा लिए और हम दोनों सारे खो भी दिए फिर 2 महीने के अंदर। तब समझ में आया ट्रेडिंग क्या होती है। तो तब उसमें ट्रेडिंग होती थी, फ्यूचर्स होते थे तब हाँ जी उस सर, टाइम पे? उस टाइम पर होते थे 2017-18 फ्यूचर्स होते थे। पर इंटरनेशनल एक्सचेंज होती थी। हाँ, वही ज़ेप पे था क्या? नहीं, जेप पे से तो निकल गए थे रुपए। ओके। उस टाइम पर एक एक्सचेंज होती थी बिट्रेक्स, ओके। तो वो पैसे उसमें डाल दिए और वो सब वहीं, वो बिट्रेक्स से कभी बाहर नहीं निकले। तो कितना लॉस किया था आपने? वही देखिए, आप मानिए 3-3.5 लाख रुपए हो गए होंगे वो। वही लगा दिए सारे थे, निकल गए? वो निकल गए। मतलब मुश्किल से 10-20% बचा था उसमें से, लगभग सब खत्म हो गए थे। तो जनवरी मिड की बात है 2018 की, और जब ये जा चुके थे। तो जनवरी क्या होता था, मेरे जो काम में दूसरा करता था वहाँ पे ऑफ रहता था, क्योंकि क्रिसमस की वजह से ऑफ रहता था, इंटरनेशनल मेरा प्रोसेस था। जी। सो तो वहाँ पर मुझे जो है एक क्लाइंट थे यूएस के। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम इस बार पेमेंट आपको लाइट कॉइन में कर दें क्या? तो मैंने बोला कि ये लाइट कॉइन क्या है? तो उन्होंने बोला एलटीसी करके एक कॉइन होता है उसमें। तो मैंने कहा नहीं भाई, हम तो बैंक वाले हैं, बैंक से ट्रांसफ़र कर दो। तो उन्होंने कर दिया, बट ये चीज़ आ गई। और दूसरी तरफ फ्रेंड कह रहा था कि ये जो ट्रेडिंग जहाँ पैसे खोए हैं इससे बन सकता है कुछ, टेंशन मत लो। क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि जो इतना कमाया वो खो गया, तो इतना टेंशन नहीं था क्योंकि वो कमाया भी वहीं से था। तो मैं कन्फ्यूज़न में था। बट जब वो बात आई ना वहाँ से एलटीसी की, तो आई रियलाइज़्ड कि ये चीज़ जो भी है ग्लोबल है। मतलब सोचिए कि जिन क्लाइंट्स के साथ हम डील करते हैं वो भी कर रहे हैं। तो दैट वाज समथिंग व्हिच हिट मी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो करके देखते हैं क्या करना है। वो जो 10-20% बचे थे कुछ थोड़े बहुत और जेब से लगा के मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिर मुझे क्या लगी कि मुझे शुरुआत में ही एक चैनल है मार्केट गुरुकुल करके यूट्यूब पर, बहुत पुराना चैनल है, बेसिक सी बातें करते हैं। उसमें एक रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो थी, वो मुझे सबसे पहले पता चल गई। ओके।
अच्छी चीज़ ये रही कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट मुश्किल से पहले 15 दिनों में पता चल गया, जब मैंने सोचा कि सीखते हैं। अब उसमें समझ में आया कि आपको पैसा बचाना है, तो मैं वहीं से थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि अपने फाइनेंस को लेके थोड़ा-सा स्मार्ट हो गया कि सारे पैसे नहीं खोने हैं। हुँ। आप इसका रिज़ल्ट ये देखिए कि अगले 3 महीने मैंने ऑलमोस्ट यूट्यूब पे हर वीडियो देख दी होगी, अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस की, जो मैं सीख सकता था या मुझे जो पसंद आ रहा था, मैंने एक भी ट्रेड नहीं करी। ओके, सिर्फ़ सीखा। सिर्फ़ सीखा। 3-4 महीने सिर्फ़ सीखता था हुँ। और ट्रेडिंग व्यू पर ना आप एक डेमो अकाउंट बना सकते हैं। डेमो अकाउंट बनाता था, डेमो अकाउंट में पेपर ट्रेड करता था। करता था, करता था, करता था। अब जब मुझे वो ट्रेडिंग समझ में आने लगी, फिर मैंने थोड़े-थोड़े रुपए डालने शुरू किए। शुरुआत में 50,000 रुपए डाले। हुँ। 2 महीने तक वो 50,000 कभी 48 हो जा रहे हैं, कभी 60 हो जा रहे हैं, कभी 35 हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर एक दिन कुछ ना कुछ गड़बड़। पहले क्या था कि क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल ही आप समझ लीजिए बहुत लो लिक्विडिटी में होती थी और उतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल थे ही नहीं, एक्सचेंजेस भी ऐसी थी, तो वहाँ पे एक लिक्विडेशन जैसे आजकल बड़े कम होते हैं, लोगों को पता नहीं चलता लिक्विडेशन, क्योंकि एजुकेशन आ गई है, समझ आ गई है, तब बहुत ज़्यादा होते थे। हाई लेवरेज यूज़ कर लिया, हुँ। प्राइस आया, स्टॉप लॉस वर्क ही नहीं किया, अच्छा, लिक्विडेशन प्राइस उड़ गया, तो वो 2-3 बार अकाउंट तो खाली हुआ। एक्सचेंज इस पे ज़िम्मेदारी नहीं लेता था? कौन सा इंटरनेशनल एक्सचेंज है, ना हुँ। कोई रेगुलेशन था, ना कुछ था। ये भी नहीं पता कि हम किस में बना रहे हैं, कोई केवाईसी नहीं होती थी। तो 2 बार मेरा ऐसा हुआ कि पैसा 50-50 हज़ार रुपए डाले और उड़ गए। अच्छा। बट अच्छी बात क्या थी कि मैं पैसा बहुत कम लगाता था। ये हुँ, नहीं कि मैं आया 5-10 लाख रुपए लेकर आ गया और एकदम खाली होके चला गया। बराबर। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट से ये बात समझ में आ गई थी कि थोड़ा-थोड़ा करके शुरू करो, गलतियाँ होंगी और आप सीखोगे। देन उसके बाद फिर जब तीसरी बार मैंने 50,000 रुपए डाले, तो अगले 4 महीने में उसमें मैंने सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, एक तो मैं 4 महीने टिक पाया और उसमें बार-बार प्रॉफ़िट ब्रेक इवन, ऊपर नीचे होता रहा। फिर धीरे-धीरे एक सिस्टम सा आने लगा, एक प्रोसेस चलने लगा कि हाँ, इस तरह से बन सकता है और फाइनली वो 70-80 हज़ार रुपए हुए। हुँ, तब जाके रियलाइज़ हुआ पूरा वो 2018 लगाने के बाद कि हाँ, ये मेरे लिए है, ओके। ये कर सकते हैं। हुँ, फिर मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया, अपने फंड्स को थोड़ा वहाँ बढ़ाया। हुँ, चीज़ें चलती रही। देन 2019 में जो है फिर आरबीआई ने बैन कर दिया, बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते आप। हुँ। उस टाइम पे क्या होता था कि टैक्सेशन के अंदर भी ऐसा कोई लॉ नहीं क्रिप्टो को था। बैन कर दिया। हाँ, हुँ, क्रिप्टो को बैन कर दिया। टैक्सेशन का कोई लॉ नहीं होता था ऐसा कि आपको इसमें अदर्स में शो करना पड़ता था, हम करते थे, टैक्स भी पे करते थे। सो 2019 में जब आरबीआई ने बैन कर दिया तो हुआ क्या कि हम फंड निकाल नहीं पा रहे थे। अब जो है उसमें वो फँस है, गया वो तो। वो फँस गया। उसे ट्रेड करना शुरू किया और रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ गए। फिर कोविड आ गया, हुँ, तो कोविड देखिए था तो अनफॉर्च्यूनेट, अधिकतर लोगों के लिए वो नुकसान ही देकर गया, बट वहाँ पे क्या हुआ कि मेरा जो बाकी दूसरा वर्क था, वो काम रुक गया। तो मुझे भी लगा अनफॉर्च्यूनेट है, लेकिन वो वक़्त मिल गया फर्स्ट वेव में 3-4 महीने। मैं करीब 45-50 दिन पूरे दिन अकेला था, हुँ, फ्लैट में अपने गाज़ियाबाद में, अच्छा। फ्लैट में बिल्कुल अकेला था। पूरे दिन कुछ करने को ही नहीं था। आप सिर्फ़ क्या करेंगे? ट्रेड करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। सुबह उठो, बस सोना था और ट्रेड करना था, 2 ही काम थे आपके पास। तो वहाँ से चीज़ें बदल गई। रियलाइज़ हुआ कि ट्रेडिंग में भी अच्छा किया जा सकता है। जब लॉकडाउन हटा और चीज़ें बदली कि वापस से अपना पहले वाला काम शुरू कर सकते हैं, हुँ, तो एक्चुअली उससे बेहतर ट्रेडिंग में हो रहा था। तो जब ये रियलाइज़ हुआ तो मुझे लगा कि चलो पहले ट्रेडिंग को थोड़ा वक़्त देकर देखते हैं। बट तब तक सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी हटा दिया था आरबीआई से। लेकिन एक समस्या दिख रही थी कि क्रिप्टो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है इंडिया में और नहीं क्लैरिटी है कि आप इसमें करियर बना पाएँगे कि नहीं बना पाएँगे। तब मुझे डिसाइड हुआ कि चलो स्टॉक मार्केट में मूव करते हैं। तो 2020 से ही मैं स्टॉक मार्केट के चार्ट्स तो स्टडी करता था, बट उसमें कभी ट्रेड नहीं करता था। 2021 से फिर मैंने ट्रेड करना शुरू किया फ्यूचर्स में, क्योंकि मैं ओके। क्रिप्टो में भी सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेड करता था। हुँ, तो मैंने निफ्टी में भी फ्यूचर्स ही ट्रेड करने शुरू लेकिन किए। क्रिप्टो में तो कोई एक्सपायरी नहीं होती थी ना? हाँ, वहाँ एक्सपायरी नहीं होती थी, वो हुँ, सीखना भी पड़ा। लेकिन फ्यूचर्स ही मैंने ट्रेड किए। ओके। मुझे ऑप्शंस पसंद तो नहीं थे। सेम स्ट्रैटेजी काम कर रही थी यहाँ पे भी? बिल्कुल सेम, हुँ, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि मैं बोलूँगा आपको कि अगर आप मार्केट्स को एक बार समझने लग जाते हो, तो आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, हुँ, किसी भी मार्केट में वो काम करता है, ओके। अगर आपके कंसेप्ट और सही हैं। एक चीज़ बताइए, जैसे जब आपने 2017 में बिटकॉइन खरीदा था, तो उस वक़्त काम क्या करते थे आप? मैं उस टाइम सर मेरा जो है एक आप कह सकते हैं एक आईटी का मेरा खुद का स्टार्टअप था। अच्छा। उससे पहले मैं 2016 से 2017 1 साल जॉब किया हुँ, और वो जॉब भी एक्चुअली इस स्टार्टअप को करने के लिए ही किया था। अच्छा। सो आई हैड ऑलरेडी इन माइंड जब मैं कॉलेज से प्लेस्ड हुआ था टीसीएस में, हुँ, सो मैंने गया नहीं था जॉइन करने के लिए। अच्छा। मुझे अपना ही कुछ करना था। लेटर ऑन फिर मेरा एक फ्रेंड था, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि ये वाला प्रोसेस जो है हम कर सकते हैं। सो हम दोनों ने उसको सीखने के लिए दोनों ने एक साथ जॉब जॉइन करी अच्छा। नोएडा के एक स्टार्टअप में। एंड टचवुड की वहाँ पे भी चीज़ें मेरे साथ अच्छी रही। आप हुँ, सोचिए मैंने बिल्कुल फ्रेशर शुरू किया था, सैलरी
TCS वाले पैकेज में ज़्यादा थी। जब मैं स्टार्टअप ज्वाइन किया था बहुत कम थी, कुछ 18,000 प्लस 4 मतलब 22,000 के आसपास सैलरी थी। 6 महीने में मेरी सैलरी 70,000 रुपये महीना हो गई थी। मतलब मेरी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी उस कंपनी में कि मैं प्रमोट होता रहा हर 3 महीने में, क्योंकि वो भी स्टार्टअप था। देवर लाइक कि यार बढ़िया कर रहा है। एवरी टाइम आई हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टारगेट्स एंड ऑल। तो मैं अपडेट होता रहा, पैकेज बढ़ता रहा, और फिर 1 साल बाद जब हमें रियलाइज़ हुआ कि अब सही वक्त आ गया है, तो हम दोनों ने ओके जॉब छोड़ दी थी और अपना स्टार्टअप कर लिया था। ओके। तो अभी इस चीज़ पे आते हैं, आपने इंडियन स्टॉक मार्केट में कदम रख लिया था, जी। और तो फिर वहाँ से जर्नी बताइए। फिर उसके बाद जो है जब करना शुरू किया तो ऑलमोस्ट सिमिलर था, रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम थे दोनों साइड में, मतलब मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा था। मीनवाइल कोविड के टाइम से ही मैंने जो है एक्स पर अपने पोस्ट भी डालने शुरू किए थे। जो भी सीखता था वो मैं उस पर पोस्ट कर देता था। सो आई रियलाइज्ड कि वहाँ पर भी लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। देन जब इंडियन मार्केट्स में आए तो यहाँ पर कुछ दोस्तों ने जो फाइनेंस में ऑनलाइन बन गए थे, उन्होंने बताया कि आप अगर इंडियन मार्केट में कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो आपको रेगुलेशंस पहले समझनी पड़ेंगी। तो रेगुलेशन समझा तो बहुत सारी चीज़ें थी कि आप जो है ट्रेड पब्लिकली नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो फिर अब समझ में आया कि क्या किया जा सकता है। एक इंसिडेंस हुआ, मैं आपको बताऊँ, 2020 में ही जब घर पर थे तो किसी ने मुझसे पूछा आप क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और मैं अपना घर बनवा रहा था उस टाइम पर, उसी ट्रेडिंग से, उसी के पैसे अच्छा, से। हाँ। ठीक है, मैं अपना घर बनवा रहा हूँ वहाँ पर उनके सामने ही, और वो मुझे बोल रहे हैं ठीक है ट्रेडिंग तो मेरा दोस्त भी करता है जॉब करते हुए, तुम क्या करते हो? एंड आई वाज लाइक कि यार इट्स समथिंग विच इज़ नॉट रिकग्निशन नहीं है लोगों के बीच में। वो मुझे समझ में आ गया था। मतलब उसका दोस्त वो 10,000 रुपये डाल के इंट्राडे कर रहा है, कभी कुछ बाई कर लेता है, वो उसको भी ट्रेडर मान रहा है, मुझको भी ट्रेडर मान रहा है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन ज़रूरी है। सो वो चीज़ एक मुझे हिट करी कि चलो कुछ करते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग फाइनेंस। फिर मैंने NISM के एग्ज़ाम्स देने शुरू किए। अच्छा। NISM के एग्ज़ाम्स देने के बाद आई रियलाइज़ कि एक एग्ज़ाम होता है NISM RA का, वो भी दे दिया मैंने 2021 में ही, रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट का। फिर हुआ कि रिसर्च एनालिस्ट का एक आपको प्रॉपर सेबी से भी रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। एंड देन देयर आर लॉट ऑफ पर्क्स एज वेल, क्रेडिबिलिटी आपकी आती है, और आप अब घर के सामने भी लिख सकते हो रिसर्च एनालिस्ट। दैट्स वाज द ओनली पर्पस करने का। सो जब मैंने अप्लाई किया तो पता चला कि प्रोफेशनल डिग्री में उनको बीटेक नहीं चाहिए। मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर फाइनेंस में अप्लाई कर रहा हूँ, तो उनको कोई कॉमर्स वाले साइड की कोई डिग्री चाहिए थी। तो आप सोचेंगे मैंने 2021 में MBA में एडमिशन लिया, अच्छा, और सिर्फ़ सिर्फ RA के लिए। आटे के लिए। MBA फाइनेंस मैंने पढ़ा पूरा 2 साल पूरा रेगुलर जाके, क्योंकि उसमें कंडीशन थी कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर सकते, रेगुलर MBA होना चाहिए। रेगुलर MBA किया। अगेन एकेडमिक्स मेरे हमेशा से अच्छे थे, वहाँ पे भी मैं टॉप 5 स्टूडेंट्स में था, मार्क्स में भी। फिर वो करने के बाद मैंने RA अप्लाई किया तो रिसर्च एनालिस्ट बन गए। रिसर्च एनालिस्ट बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी थी ज़िंदगी में, भी शादी भी हो गई थी और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी अलग। फिर मैं जो है एक बाज़ार के माहिर करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पर मेरे दोस्त ने मुझे बोला, सागर उनका नाम है, उन्होंने बोला कि आओ एक वीडियो बनाते हैं, आप RA बन गए हो तो बनाओ। मैंने कहा ठीक है, मैंने वीडियो बनाने गया तो वहाँ पर सागर सिन्हा सर, उन्होंने मेरी वो वीडियो देख ली या मुझे बोलते हुए देखा व्हाट्सोएवर। फिर वो मिले, फिर सागर भी यही बोल रहे थे और सागर सिन्हा सर भी यही बोल रहे थे अच्छा, कि आप अपना एक यूट्यूब चैनल 2 बनाओ। सागर। हाँ, 2 सागर हैं वहाँ हुँ, पर। तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाओ और आपका यूट्यूब चैनल चल जाएगा। तो मैंने कहा कि सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो अपना RA बन गया हूँ, थोड़ी सर्विसेज शुरू करूँगा, हुँ, सर्विसेज शुरू हो जाएगी, अपना ट्रेडिंग चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो हुआ क्या कि जब मैं गया वापस तो जब वो बाज़ार के माहिर की वीडियो आई, तो अब वही था कि वो अपलोड करने से पहले पूछ रहे थे कि आपको प्रमोट कैसे करें? भई आप ये चाहते हो कि लोग जानें जिससे RA सर्विसेज चल जाएँ। मैंने कहा सही बात है। तो जब आपको प्रेज़ेंस ही नहीं है तो कैसे करें? तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल तब इसलिए बनाया था। ओके। और फिर कितने टाइम पहले? पिछले साल, अच्छा। हाँ जी, जुलाई में मैंने बनाया। उसके बाद फिर 2-4 दिन वीडियो बनाई समझ नहीं आई कि क्या बनाएँ। फिर मुझे एक रिस्क मैनेजमेंट आता था, मुझे लगा सबसे पहले ये सीखना था। मैंने वो वीडियो बनाई तो लोगों को पसंद आई। अक्टूबर तक मेरे कुछ 500 सब्सक्राइबर हो गए। सो अब फिर उसके बाद जब 500 सब्सक्राइबर मेरे 5 अक्टूबर को हुए थे, मुझे याद है। और फिर मैंने एक कंसेप्ट देखा यूट्यूब पर डेली मार्केट अपडेट का, और आई रियलाइज़ कि मेरी यूएसपी तो यही है ना, एनालिसिस करना और लोगों को ये पहले से बता देना कि प्राइस कहाँ जा सकता है या ये कैसे हम पता करें। सो मुझे एक सिखाने का बड़ा शौक था हुँ, स्कूल से। हुँ, सो मैंने डेली मार्केट अपडेट्स बनाना शुरू किया, जिसका पर्पस सिर्फ इतना होता था कि मैं कल के दिन मैं कैसे प्लान करूँगा मार्केट को, और वो मैंने बनाना शुरू किया और वो लोगों ने पसंद करना शुरू किया। तो फिर कुछ 3 महीने बाद मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए। नाइस। आज 2 लाख तो होने वाले रोज़ हैं। वीडियो बनाते थे आप?
हाँ जी, मैं रोज़ बनाता हूँ सर। मैं डेली ओके। मार्केट अपडेट आप पिछले 1 साल से लगभग ऑलमोस्ट डेली, अनलेस कोई ज़रूरी तो काम ना हो। सर आपने जैसे क्रिप्टो मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट दोनों में ट्रेड किया है। दोनों की अच्छी नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आपके हिसाब से आज के टाइम में अगर किसी को ट्रेडिंग करना है, तो कौन से मार्केट में ज़्यादा सही है? मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडियन मार्केट्स के अंदर ना ज़्यादातर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टिंग प्रायोरिटी है, हुँ, रादर देन ट्रेडिंग। ओके। क्रिप्टो मार्केट्स में आप अगर इंडेक्स छोड़ दें, बेसिकली स्टॉक्स हैं। स्टॉक्स का एक पर्सनल आप कह सकते हो कि उनका एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और वो वक्त के साथ बढ़ती भी है अगर कंपनी ग्रो करेगी, और अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो वो वैल्यू गिरेगी। सो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फैक्टर है। जैसे आप किसी एक स्टॉक को देखेंगे जो, जैसे हम सुनते हैं विप्रो, रिलायंस, ये सब 80s 90s से चले आ रहे हैं और इनके प्राइसेस लगातार बढ़े ही हैं। हुँ, अब वो आप कितना भी सपोर्ट लाइन नीचे 50 रुपये पे जाके ड्रॉ कर लो, 50 रुपये तो नहीं जा रहा है वो। नहीं। सही बात है ना? तो उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसका मतलब जो स्टॉक्स होते हैं या ऐसे एसेट्स होते हैं वो एक्चुअली में इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हुँ, अब हम लोग उसके अंदर ट्रेडिंग ढूंढ रहे हैं ओके। इंडेक्स के अलावा। इसी तरह से क्रिप्टो के अंदर भी है कि क्रिप्टो भी एक तरह का, आप देखिए आज के वक्त में जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने अभी बोला कि वो प्रॉपर्टी है हुँ, और कमोडिटी की तरह ट्रीट होता है, तो उसके अंदर भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है हुँ, कि वो भी बढ़ने की कोशिश करता है, या अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, तो फिर वो गिरने की कोशिश करता है। जैसे आप बिटकॉइन को देखते हो, साइकिल वाइज वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो उसकी वैल्यू है एक। तो दोनों ही नज़रिए से मैं कहता हूँ कि ये दोनों ही इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट हैं अच्छा। और हम ट्रेडिंग इसके अंदर ढूंढ रहे हैं। हुँ, हमें ये समझना पड़ेगा। बट जैसे देखिए क्रिप्टो मार्केट तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है कंपेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट, तो यहाँ पे तो ट्रेडिंग ढूँढ सकते हैं। बिल्कुल, अब अगर आप इन दोनों में कंपैरिज़न करने के लिए आएँगे तो डेफ़िनेटली ट्रेडिंग के लिए आई थिंक क्रिप्टो मार्केट ज़्यादा बेहतर हो सकती है। उसके 2 कारण हैं, पहला वोलेटिलिटी ऑब्वियसली, हुँ, दूसरा वो 24 घंटे अवेलेबल है। हुँ, इंडियन मार्केट्स भी ट्रेडिंग के लिए अच्छी है, स्पेशली इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स तो आप ट्रेडिंग ही करेंगे। उसको आप या तो ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स की तरह बाई करेंगे, अदरवाइज़ आप उसको ट्रेड ही करेंगे। या कुछ 1-2 जो बहुत हाई वॉल्यूम ट्रेडेबल स्टॉक्स हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो डेफ़िनेटली उस नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो लेकिन वही बात आ जाती है कि क्रिप्टो में भी फिर बहुत ही लिमिटेड पेयर्स हैं ट्रेड करने के लिए। जैसे मैं स्टॉक मार्केट के अंदर बात कर रहा हूँ। तो कायदे से देखा जाए तो ट्रेडिंग के लिए तो दोनों नहीं बने हैं, हुँ, बने तो इन्वेस्टिंग के लिए हैं। बट ट्रेडिंग करने के लिए अगर आपको चुनना हो तो ये बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाता है कि ये अच्छा। 24 घंटे चलता है, तो आप कुछ और भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ऑफिस कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम वाले में कर सकते हैं। हुँ, ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। बट इन्वेस्टिंग से ही मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जैसे इथेरियम का अगर प्राइस हम देखें आज से 4 साल पहले, तो जिस प्राइस पे था आज भी उसी प्राइस पे है। हाँ, देखिए ये चीज़ आपको, आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन इस बीच में वो कितना ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ हमें ये हाँ, देखना तो उसमें पड़ेगा। हम ट्रेड कर सकते थे ना? हाँ, ट्रेड भी कर सकते थे। देखिए, मैं वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने बोला कि इन्वेस्टिंग के लिए वो प्रोडक्ट अच्छा है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी है। अगर वो नहीं अच्छी है तो वो गिरेगा। हुँ, आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, अब बिटकॉइन की वैल्यू तो बढ़ी है, क्योंकि बिटकॉइन लीडर है हुँ, और फिलहाल के लिए उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब इथेरियम के साथ क्या हुआ इस बीच में, इसी दौर के अंदर जब बिटकॉइन ऊपर इसके चला गया, अल्टरनेटिव्स काफ़ी आ गए। इसके अल्टरनेटिव्स काफ़ी सारे आ गए। हुँ, वो एक चीज़ तो आपको समझनी ओके। पड़ेगी। अब जब आप ऐसे प्रोडक्ट को ट्रेड कर रहे हैं जो सिर्फ वॉलेटाइल है, इन्वेस्टिंग के लिए सही नहीं है, फिर वो ट्रेडेबल एसेट बन जाता है। तो ओके। यानी कि इथेरियम को आप ट्रेड कर सकते हैं। तो क्रिप्टो में आप बता सकते हैं ना नाम कि कौन-कौन से एसेट में हम ट्रेड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। नहीं, कि क्रिप्टो के अंदर तो देखिए, अब 2022 में तो एनएफटीज़ में भी ट्रेड करते थे। हाँ, है ना? और बहुत सारे ऐसे तरीके थे जो ट्रेड करने के थे, लैंड्स होते थे मेटावर्स में बाई सेल करने के लिए। आज तो बहुत कम लिमिटेड प्रोडक्ट्स रह गए हैं, और स्पेशली इंडिया के अंदर अगर हम देखें, जो ट्रेडिंग के लिए अलाउड हैं, वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की अगर हम बात करें, ऑप्शंस तो आई थिंक 1-2 एक्सचेंज पर ही अलाउड है, अभी फ़िलहाल ट्रेड करना, जो एफआईयू से सर्टिफाइड है। जैसे आप डेल्टा के अंदर कर सकते हैं, इस पे या भी आ गया है, डीसीएक्स पे भी आ गया है। D6 पर भी अभी रिसेंट में ही आ गया है, हाँ, बाइनेंस में भी आ गया। मैं सबके ही नाम ले रहा था, द डिसेंट, तो इनके अंदर आप ऑप्शंस कर सकते हैं। फ्यूचर्स लगभग सभी में कर सकते हैं, फ्यूचर्स की हुँ, ट्रेडिंग आप सभी में कर सकते हैं, और इन्वेस्टिंग कैश जो है वो आपको ND6 में कर ही सकते हैं। तो बस आपको ये देखना है कि आप FIU सर्टिफाइड एक्सचेंज पकड़ें कोई भी, उसी पर ट्रेड करें, एक हुँ, चीज़। और दूसरा चीज़ आप क्या ध्यान रखें कि जब आप ट्रेड करें तो ऐसे एसेट्स को ट्रेड करें जो वॉल्यूम में हैवी हों उस हुँ, एक्सचेंज पर। हुँ, जैसे कि आप कोइन D6 पर कर रहे हैं, तो आप उसके टॉप 10 वॉल्यूम वाले कॉइन्स पकड़ें, उसी में ट्रेड करने की कोशिश करें। अगर आप उससे नीचे के कॉइन्स पकड़ते हैं, तो अगर आपके पास कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ है या आप हुँ। थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, उसको बाई करके लंबे वक्त के लिए स्विंग करें या रखें। अदरवाइज़ आप लिक्विडिटी के शिकार हो सकते स्पॉट हैं। में रखें या फिर फ्यूचर्स में?
स्पोर्ट में भी रख सकते हैं, फ्यूचर्स में भी, डिपेंड करता है कि आप का सेटअप क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। अब जैसे अगर आप चाह रहे हो कि मैं 2-3 महीने के लिए होल्ड करना चाह रहा हूँ बाई करके, तो आप स्पोर्ट में कर लीजिए, CoinD6 आपको अलाउ करता है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं, मेरे पास जो मेरा रिस्क है वो काफ़ी कम है, यहाँ से ड्रॉ डाउन जो है मुझे कम लग रहा है, ज़्यादा मिल सकता है, तो आप 2x लेवरेज लेकर रख लीजिए, 3x लेवरेज लेकर रख लीजिए। अब जैसे आपने बताया कि टॉप 10 जो हाई वॉल्यूम वाले कॉइन्स हैं उनमें हम कर सकते हैं। जैसे देखा जाए तो क्रिप्टो में मिलियंस ऑफ कॉइन्स हैं। तो आप इसमें बता सकते हो कि जिन कॉइन्स पे आप बुलिश हो या जिन कॉइन्स में आप बिलीव करते हो कि यार ये कॉइन्स अच्छे हैं, अगर आप कॉइन्स ओके, का नाम ले पाओ? सो एक्चुअली एज अ आरए मैं रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता हूँ अच्छा। क्रिप्टो में। हुँ, स्टॉक्स में दे सकता हूँ, लेकिन आरए जो है हम लोग क्रिप्टो में ऐसे रिकमेंडेशन तो नहीं ओके। देते हैं पब्लिकली। बट यही मैं बोल सकता हूँ कि आप बुलिशनेस देखिए, उसके लिए आप एक बिटकॉइन डोमिनेंस देखना शुरू कीजिए। मैं बेसिकली आपको ये बोलूँगा कि आप बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट देखना शुरू कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन डोमिनेंस गिरने वाला है, तो मोर लाइकली जो क्रिप्टो के बाकी जितने भी अल्टरनेटिव कॉइन्स हैं उनके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस आपको लग रहा है कि बढ़ने वाला है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ओल्ड कॉइन्स में आप कुछ भी इन्वेस्ट कर लीजिए, वो नीचे की तरफ ही जाएगा। ओके। इसका सबसे सिंपल तरीका ये होता है। हुँ, दूसरा चीज़ आपको समझना पड़ेगा, साइकिल। क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, साइकिल्स चलती हैं। जैसे कि पहले बिटकॉइन चलेगा, अगर बिटकॉइन चल गया, वो ऊपर चला गया, तो ऊपर जाने के बाद वो एक ही जगह पर कंसोलिडेट होना बहुत पसंद करता है। हुँ, आप अगर बिटकॉइन को 2017 के बाद से देखेंगे, तो उसके अंदर कंसोलिडेशन 6-6 महीने के होते हैं, अच्छा। और जो मूव अप डाउन होते हैं वो 2 महीने के होते हैं। मतलब 2 महीने के अंदर अचानक से 50 लाख से 70 लाख चला गया, और उसके बाद 70 और 65 के बीच में घूमे जा रहा है 6 हुँ, महीने। हुँ, और वो जो ड्यूरेशन होता है, कंसोलिडेशन वाला ड्यूरेशन होता है, उसमें आप फोकस कीजिए इथेरियम पर, ओके। कि इथेरियम बढ़ना चाह रहा है कि नहीं, क्योंकि इथेरियम हुँ, को बोलते हैं क्वीन ऑफ क्रिप्टो। किंग ऑफ क्रिप्टो बिटकॉइन हो गया, क्वीन ऑफ जो है इथेरियम बोलते हैं। अगर इथेरियम आपको लग रहा है बढ़ रहा है, हुँ, तो आपके बाकी जितने भी कॉइन्स हैं उनके अंदर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये साइकिल है, और पैसा इसी तरह फ्लो करेगा, पहले हुँ, बिटकॉइन में, उसके बाद जो लार्ज कैप्स हैं क्रिप्टो के, जो टॉप 15 10-15 कॉइन्स हैं, उसके बाद छोटे वाले कॉइन्स में जाएगा, जो मीम कॉइन्स आ जाते हैं बीच में, या फिर कोई जो आपको लग रहा है प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, ये प्रोजेक्ट जो है आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में टिका रहेगा, उन प्रोजेक्ट्स में आप देख सकते हुँ। हैं। एक आपने बिटकॉइन डोमिनेंस का जो नाम लिया, ये हम कहाँ से देख सकते हैं? बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट आपको CoinD6 पे मिल जाएगा, ट्रेडिंग अच्छा, व्यू पर मिल जाएगा। ओके, आप उसको BTC DOM करके रखेंगे अगर, या फिर ट्रेडिंग व्यू पर BTC.D लगाएंगे, हुँ, तो बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट आपको मिल जाएगा। ओके। और बिटकॉइन डोमिनेंस का बेसिक मतलब आप इस तरह समझ लीजिए कि क्रिप्टो मार्केट में मान लीजिए 1000 रुपये हैं अभी, उस 1000 में से कितना कितने परसेंट रुपए बिटकॉइन है? बिटकॉइन के अंदर ओके, हैं। तो अभी फिलहाल जैसे 60% के आसपास चल रहा है, हुँ, 58-59 के हुँ, आसपास चल रहा है। तो मतलब कि 1000 में से 580 या 590 रुपये भी फिलहाल लोगों के पास, जो ओवरऑल मार्केट में है, बिटकॉइन में है। वो बिटकॉइन में है। हुँ, अब आप समझिए बाकी सारा जो है वो उसमें से अल्टरनेटिव कॉइन्स में है, हुँ, और स्टेबल कॉइन्स में भी है, हुँ, USDT में भी होगा लोगों के पास। अब क्या होगा कि अगर आपका बिटकॉइन का डोमिनेंस कम हो रहा है, तो वो जो पैसा है वो कहीं पर तो शिफ्ट हो रहा है, अल्ट कॉइन्स में जा रहा है। वो अल्ट कॉइन्स में जा रहा है। कितना परसेंट पे आएगा तो हम ये समझेंगे कि अब अल्ट कॉइन में घुस रहा है? देखिए, अभी अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बिटकॉइन डोमिनेंस अब बहुत ऊपर गया था, 60 1, 2 पे। 68% के आसपास तक अच्छा, गया था, अभी गिरा है। जिससे अभी हमने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखा भी 4-4 5-5 गुना कुछ कॉइन्स हो गए हैं उस हुँ, वजह से। अभी कंसोलिडेशन में, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि डोमिनेंस जो है वो वीक हो सकता है। ओके। बट ऐसा होने की संभावना मुझे 2026 में दिखाई दे रही है। अभी थोड़ा लोग बोल रहे हैं कि ये साइकिल डिले हो गया है। एक्चुअली में क्या है कि साइकिल डिले होने का भी ना रीज़न है, देखिए क्रिप्टो में ना हमें समझना पड़ेगा कि बुल रैली आती क्यों है। हुँ, तो क्रिप्टो में बुल रैली आती है जब उसके अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, या एक ऐसा पुल आता है कि लोग उसके वो देखना चाहते हैं कि ये कहीं काम ना कर जाए। देखिए, पिछले कुछ वक्त से हमारा जो दौर रहा है, पिछले 10 सालों से, वो इतना तेज रहा है कि टेक्नोलॉजी हर 3 साल में बदल जाती है, हुँ, और पता नहीं कौन सी चीज़ बड़ी बन जाए, कौन सी चीज़ बड़ी बन जाए पता नहीं चलता। राइट। अभी हमें लग रहा था कि जो है कंप्यूटर्स बहुत बड़े बनने वाले हैं, लेकिन आज देखिए, आज मोबाइल ही आपका कंप्यूटर हो गया है। लोगों ने टैबलेट्स और पैड्स लेना बंद कर दिए हैं। हुँ, पहले लगता था कि टैबलेट जो है लैपटॉप को रिप्लेस कर देगा, वो नहीं कर पाया। तो हुँ, चीज़ें बदलती बहुत तेज़ हैं। 2017 का बुल रैली क्यों आया? क्योंकि उस वक्त पे बिटकॉइन की वैल्यू पता चली लोगों को कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा। 19 में जो मूव आया वो क्यों आया? हुँ, क्योंकि डिफाई इंट्रोड्यूस हुआ, डिजिटल फाइनेंस क्रिप्टो के अंदर। 2021 में क्यों आया? डिफाई की मेन रैली आई, बुल रैली आई, प्लस एआई और एनएफटीज़ और मेटावर्स ये इंट्रोड्यूस हुए। तो लोगों को लग रहा था कि ये चीज़ें अलग ही लेवल की हैं। अब हमें यही समझना पड़ेगा कि ओल्ड कॉइन्स की रैली आएगी तो, हुँ। लेकिन तब आएगी जब कुछ ऐसा आएगा जो लोगों को ये विश्वास दिलाए कि ये कल का फ्यूचर हो सकता है। अभी जैसे इंटरनेशनल मार्केट में ईटीएफ्स बड़े लॉन्च हो रहे हैं। जैसे हाल ही में सोलाना का ईटीएफ अप्रूव हुआ है। इसके पहले ईटीएच का और बिटकॉइन का तो चल ही रहा है, जैसे ब्लैक रॉक हो गए। तो इसके वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मार्केट पे? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, ईटीएफ क्या है ना, मार्केट्स को मैच्योर करती हैं।
थोड़ा स्टेबल करता है। स्टेबल करता है, वो मैच्योर करती है, वॉलेटिलिटी को थोड़ा लो करता है, जिससे कि लोगों का विश्वास बढ़े। सीन क्या है, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल होती है तो उसमें क्या होता है, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं जाना, क्योंकि हम लोगों को तो सिर्फ प्रॉफिट दिखता है। बट एक अच्छा फंड मैनेजर, एक उसको अच्छा पीस चाहिए। प्रोफेशनल वो है जो ये देखे कि मेरा ड्रॉ डाउन कितना है। देखिए, आप समझिए, मेरे पास आज 100 रुपये हैं, मैंने उसको 1 साल कहीं इन्वेस्ट नहीं किया तो वो इन्फ्लेशन की वजह से गिर गया, राइट। मैंने 100 रुपये को जो है एक जगह पे इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके अंदर ग्रोथ अच्छी नहीं आई या उसकी उतनी वजह से रह गिर गई, गया। तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चली गई, क्योंकि मैं उसको कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता था। लेकिन दोनों ही केस में मेरी जो लॉस है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो आप रिस्क फ्री रेट से ही देखोगे, जो आज के वक्त में सेंट्रल बैंक की 6% 7% के आसपास होती है। बट अगर आपका वॉलेटाइल एसेट इतना है जो 10% चला जाता है एक दिन में, तो आपके 100 रुपये कब 90 हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेंगे। तो आदमी क्या सोचता है कि यार 100 के 100 रह गए, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चली गई, मेरी इन्फ्लेशन कॉस्ट चलेगी, तो भी मेरे पास 100 तो है, मैं अगली बार कहीं लगा दूंगा। और दूसरा चीज, आप खुद सोचिए, मान लीजिए आप बैंक में रुपए रखने गए, आप बैंक में कुछ रुपए अपना रखते हैं, कैसा लगेगा बैंक आपको बोले कि आपका पैसा कम हो गया? बुरा लगेगा। आप जाओगे नहीं ना। हाँ, आपको ये चाहिए कि भैया चाहे तुम सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट 2% दो, हाँ। जितना जमा किया उतना तो निकाल के दे ही दो। सही चाहिए बात। कि नहीं चाहिए? तो बिल्कुल वैसा ही होता है, जब जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े कंपनीज होती हैं, उनके पास पैसा हम जैसे लोगों को ही तो होता है, तो उनको पता है कि ये सामने वाले का मेंटालिटी इतना है कि घटना नहीं चाहिए। उनको जवाब भी देना है। हाँ, घटना नहीं चाहिए। तो इसलिए जब ईटीएफ्स आएंगे और एसेट एलोकेशन उसके अंदर जाना शुरू होगा, तो लोग यही एक्सपेक्टेशन करेंगे कि वो ज़्यादा वॉलेटाइल ना रहे, और मनी फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा, तो वॉलेटिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी। राइट, ओके। और एक चीज़ आप कैसे देखते हैं कि अभी जैसे गोल्ड भी ऑल टाइम हाई मार रहा है, यूएस मार्केट भी काफ़ी हाई, इंडियन स्टॉक मार्केट भी काफ़ी ऊपर है, और साथ साथ में बिटकॉइन भी ऑल टाइम हाई टच करके अभी आया है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि सारे एसेट्स तगड़ा रिटर्न दे रहे हैं? तो क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? सीन क्या है ना, हमें हर चीज़ को ना जो है संदेह की नज़र से भी नहीं देखना चाहिए। हैं। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो लेट इट बी, क्योंकि अच्छा, इस संदेह को ना हम लोग 2021 से देखते आ रहे हैं। आपको नहीं लगता मैनिपुलेशन? देखिए, मैनिपुलेशन ऑब्वियसली होगा, एक वक्त ये भी आएगा कि सारी मार्केट करेक्ट करेंगी, वो भी आएगा, ड्रॉप भी आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन हम इस डर के, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जिन मार्केट्स के नाम आपने लिए ना, इनका अगर आप हिस्ट्री देखोगे, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़े ही हैं, बड़े ही है। राइट। अब 2021 के बाद जो रैली आई थी, तो तब भी ऐसा ही लग रहा था कि ये सारे एक साथ बढ़ रहे हैं। देखिए, गोल्ड बढ़ा था, एसपीएक्स बढ़ा था, मतलब गोल्ड तो 2019 के बाद से बढ़ा ही बढ़ा ही है। जा रहा है कि हाँ। नहीं। और एसएनपी भी बढ़ रहा था, निफ्टी 50 भी बढ़ रहा था, बिटकॉइन भी बढ़ रहा था। तो हमें ये लग रहा था कि जो है अब तो कैसे रुकेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये संदेह करना चाहिए। इवन बुल होने के सबसे बड़े फायदे यही होते हैं कि बेयर मार्केट ज़्यादातर 6 महीने, 1 साल, 2 साल की होती है, और बुल मार्केट डिकेड्स की होती है। और एक और क्वेश्चन आता है, जैसे जो ईटीएफ लॉन्च होने की वजह से जो ये बताया जाता है कि हर 4 साल में साइकिल आता है बिटकॉइन का या क्रिप्टो का, तो क्या आगे भी ये साइकिल देखने को मिलेगा या फिर अब थोड़ा स्टेबल हो जाएगा ये? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने डाला, जो हम बात भी कर रहे थे अभी ईटीएफ वाली। तो मैच्योरिटी आने से क्या है कि ये ऑब्वियसली जो ग्रोथ रेट रहा है वो पहले से बदल जाएगा। अब जैसे जो 4 साल की साइकिल बोली जाती है, उसका रीज़न है बिटकॉइन हाल्विंग, कि 4 साल में बिटकॉइन के ब्लॉकचेन से जो ब्लॉक बनता है उसका रिवॉर्ड आधा हो जाता है। अभी अभी जो है वो 1.25 बिटकॉइन के आसपास चल रहा है, तो अगली बार ऑब्वियसली ये और आधा हो और जाएगा। कम हो जाएगा, हाँ। बट ये चीज़ बिटकॉइन के लिए बहुत पॉजिटिव भी है। बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव ये है कि ये जो, क्योंकि आधा हो जाएगा और जब रिवॉर्ड कम मिलेगा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा बनेगी, क्योंकि खर्चा तो उतना ही हो रहा है। अब मान लीजिए पहले 1 ग्राम, अब जैसे आप समझिए 2001 में 1 किलो सोने से ऑल्टो कार आती थी, 2010 में 1 किलो सोने से नेक्सॉन आ जाएगी, ठीक है। आज के वक्त में 1 डिफेंडर किलो आ सोने से जाएगी। डिफेंडर आ जाती है कि नहीं? हाँ। हाँ, तो वही डिफरेंस है जो हमें समझना है, कि बिटकॉइन का जब रिवॉर्ड कम होगा और यूजर रेट कम होगा, तो उसकी डिमांड तो वैसी ही है और बढ़ी रही है। देखिए, अब आज से 2 साल पहले इंडिया के अंदर कोई बिटकॉइन की इतनी बातें खुल में करता नहीं नहीं था, करता था। आज कर रहे हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंतजार कर रही है। क्या इसके पीछे क्या रीज़न लगता है कि अब ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं? हाँ, तो ये बिल्कुल वही डिमांड वाली चीज़, मैं आपको अच्छा। वहीं से आ रहा हूँ, कि सबने देखा कि ये एक एसेट जिसके बारे में लोग सुनते थे, कभी-कभी बार-बार आरबीआई की तरफ से वार्निंग दी जाती थी कि लीगल टेंडर नहीं है। इवन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने तो स्कैम बोल लोकसभा में ही बोल दिया था, नहीं, हाँ। नहीं, कि ये लीगल टेंडर नहीं है, तो इससे ओके। बच के रहें। जब ये आरबीआई वाले बैन की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक वक्त वो था। अब उसके बाद धीरे-धीरे ये देख रहे हैं कि हमारा ही फाइनेंस मिनिस्ट्री 2022 में बोलता है कि हम इस पे टैक्स लेंगे। टैक्स लेंगे। मतलब हम कमा सकते हैं।
भाई आप जॉब करते हैं तो आपसे टैक्स लिया जाता है, हम्म, आप बिजनेस करते हैं तो आपसे टैक्स किया जाता है, तो बेसिकली आपसे टैक्स उस चीज़ पर लिया जा सकता है जिससे आप कमा सकते हो। सही बात। तो अगर हमारी खुद की फाइनेंस मिनिस्ट्री ये बोल रही है कि क्रिप्टो से टैक्स लिया जा सकता है, तो इसका मतलब इससे कमाया जा सकता है। अगर आप कमा अब देखिए क्रिप्टो के अंदर तो ये भी है ना कि सिर्फ प्रॉफिट से टैक्स लिया जाएगा, राइट। तो मतलब कुछ लोगों का प्रॉफिट भी हो रहा होगा और कुछ लोग कमा भी रहे होंगे, तभी तो टैक्स की बात आई। पिछले साल की रिपोर्ट आई थी, ऑलमोस्ट उसके प्रीवियस ईयर से डबल टैक्स वसूला गया एग्जैक्टली है तो क्रिप्टो में। अब जब लोगों को पता चला और तो वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ऊपर से ग्लोबली इसकी वैल्यू बढ़ रही है। हम्म, और आप समझिए कि गोल्ड है, आप गोल्ड बाई करते हो किस लिए बाई करते हो कि भाई कल को अगर कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट स्थिति आ जाए इकोनॉमी में, तो आप इकोनॉमी को हेज करते हो गोल्ड बाई करके। गोल्ड देखिए आपके पास 1 किलो यहाँ है, उसकी वैल्यू जो है वो अमेरिका में भी 1 किलो गोल्ड की वैल्यू वही है, आप लेके वही चले है। जाओगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब लेके जाने में क्या, बीच में एयरपोर्ट तो आएगा, कस्टम ड्यूटी आएगी, हम्म, गवर्नमेंट आएगी, राइट, लेके जाना पड़ेगा, चोरी ना हो जाए, और सेफ्टी सिक्योरिटी सही बहुत बात सारी है। चीज़ें आएगी। बट बिटकॉइन के साथ क्या है, आप मोबाइल तो लेके जाओगे ही, उसी के अंदर बिटकॉइन है। लेकिन अब चोरी होने का चांस तो है चोरी बिटकॉइन का भी। वो तो बिटकॉइन का भी है, वो गोल्ड का भी है। हाँ, लेकिन यहाँ पर चीज़ क्या है, आपके हाथ में है। अगर हम्म, आपको पासवर्ड आपके दिमाग में है, आप भूले नहीं, तो नहीं होगा, कोई दूसरा आदमी नहीं लगेगा खोने के लिए, चुराने के लिए। आप किसी को नहीं बताओगे पासवर्ड। गोल्ड में तो क्या, आप थैला लेके जा रहे हो, कोई चुरा के लेके चला गया जो आपके हाथ में भी नहीं और है। गोल्ड कैसा है कि छोटा सा भी उसका हिस्सा अगर गिर गया तो हम्म काफी लॉस हो जाएगा, काफ़ी लॉस हो जाएगा। मतलब खो गया अगर तो। बिल्कुल, और ये बिटकॉइन के साथ ये चीज़ें नहीं हैं। तो अगर देखें तो इन सारी चीज़ों की वजह से लोगों को समझ में आ रहा है, और फिर खुद मोदी जी बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया, तो लोग हर चीज़ में डिजिटलाइजेशन ढूंढ रहे हैं। हम्म, तो डिजिटलाइजेशन जब हम ढूंढ ही रहे हैं तो हर चीज़ में देखेंगे, वो इन्वेस्टमेंट में भी देखेंगे। अब आप सोचिए आज के वक्त में लोग डिजिटल गोल्ड बाई करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन, आपको पता मैक्सिमम एप्लीकेशन इसमें से रेगुलेटेड ही नहीं है। अगर आपका कल को किसी एप्लीकेशन से आप गोल्ड बाई कर रहे हो, डिजिटल गोल्ड, आपको लग रहा है डिजिटल गोल्ड बाई कर रहा हूँ, हम्म। कल को अगर कोई भी गड़बड़ हो गई, तो आपको पता है आप कोई रेगुलेशन ही नहीं है, आप उसे रिकवर कर पाओगे, और हम लोग डिजिटल गोल्ड बाई किए जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा था कि डिजिटल गोल्ड इतना बाई हो चुका है कि फिजिकली उतना है ही नहीं। बिल्कुल, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। आप मान लीजिए कोई आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करी, हाँ, उसने बोला कि आप मेरे से गोल्ड खरीद सकते हो, सारा बच जाएगा, मेकिंग चार्ज बच जाएंगे, एक बहुत छोटा सा माइनर से 50-100 रुपये का चार्ज देके खरीद लो। हाँ, आपने 1 किलो खरीद लिया, अब आपके पास वो नंबर तो है, वहाँ पे हम्म, दिख रहा है, आप भी खुश घूम रहे हो। हाँ, लेकिन किसी दिन आपको जो है अचानक से वो कंपनी को आपको पता चला कुछ गड़बड़ हो गई, गवर्नमेंट ने रेड किया या कुछ किया, आप गए लेने के लिए वो 1 किलो, भाई मुझे तो वापस कर दो ना, बोला हमारे तो अकाउंट सीज हो गए, हम वापस नहीं कर सकते। आप बोलोगे मुझे गोल्ड ही दे दो, पैसा नहीं दे सकते, गोल्ड तो दे दो, हम्म, कह रहे वो तो हमारे पास था ही नहीं। हम्म, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी समस्याएं हैं। तो अब उसके बदले, लेकिन बिटकॉइन जब आप बाई करते हो तो आपके पास तो प्रूफ होता है, हम्म। आपके पास उसकी पूरी की होती है, ब्लॉकचेन होती है, आपका ट्रांजैक्शन कहीं से भी वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब लोगों को समझ में आ रही, जब लोग क्रिप्टो के लिए एजुकेटेड हो रहे हैं, इसलिए बिटकॉइन की बात ज़्यादा हो रही है। और सर एक चीज बताइए, जैसे बिटकॉइन इतनी वैल्यू कैसे होल्ड करता है, क्यों करता है? देखिए उसका सबसे बड़ा कारण आप सिंपल सा ऐसा समझ लीजिए कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें पता है सप्लाई लिमिटेड है। भाई एक घर में मान लीजिए या एक कमरे में 10 लोग हैं, खाना 10 लोगों का रोज बन रहा हम्म, है ना? अब अचानक से जो है सामान खत्म होने लगा, 5 लोगों का खाना बनने लगा, 4 लोगों का खाना बनने लगा, तो लड़ाइयाँ तो होंगी ना। तो वो क्या है, डिमांड है ना, हम्म, डिमांड बढ़ रही है और हम्म, सप्लाई कम हो रही है, सिंपल सी बात है। तो उसी तरह से आपको समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन की सप्लाई लगातार कम हो रही है। जैसे मैं अभी आपको हाल्विंग की बात कर रहा था कि बिटकॉइन के रिवॉर्ड ही कम हो रहे हैं। अब जैसे बिटकॉइन जो माइन होता था पहले, 10-100 बिटकॉइन माइन होते थे एक ही ब्लॉक में, आज सिर्फ 1.25 बिटकॉइन माइन हो रहा है। 2028 के बाद जो है वो सिर्फ एक 1.25 का भी आधा कर लीजिए, कुछ 0.75, 0.67 के हाँ। आसपास बिटकॉइन जनरेट होगा, और लोगों को पता चल रहा है ज़्यादा। तो डिमांड तो बढ़ रही है और सप्लाई घट रही है, और सप्लाई भी जाके एक जगह पर फिक्स होनी है 21.4 मिलियन, उसके बाद बिटकॉइंस आने ही नहीं है। हम्म। तो लोगों को समझ में आ रहा है लेकिन बिटकॉइन का यूज क्या है? बिटकॉइन का, आप स्टोर ऑफ वैल्यू है ना। हम्म, आप समझिए जैसा मैंने आपको बोला कि 1 किलो गोल्ड यहाँ भी इतने ही रुपए का, अमेरिका में इतने का है, इसी तरह से एक बिटकॉइन भी आज यहाँ पे भी इतने का है, अमेरिका में भी इतने का है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप जी। इसे समझेंगे। हम्म, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, आप 2022 का याद कीजिए, अचानक से वॉर हुआ, वो जो नियर बाई सबसे पहली सिटी थी उसके ऊपर बॉम्ब गिरना शुरू हुए, सेंट्रल बैंक के ऊपर बॉम्ब गिर गया और यूक्रेन का पूरा बैंकिंग सर्वर 2 दिन के लिए बंद हो गया था। अब वहाँ पर यूक्रेन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो करोड़पति होंगे, उनके पास ज़मीन होगी, उनके पास घर होगा, वो वहाँ पे हो सकता है वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों से घूमते हों। अब उनके घर पे गिर गया बॉम्ब हम्म, और उन्हें पता चला कि हमें जो है अब शिफ्ट करना पड़ेगा। रेफ्यूज़ी बन गए वो, एक रात में रेफ्यूज़ी बन गए।
और वो बगल वाली कंट्री में चले गए, लेट्स सपोज वो जो है बगल वाली कंट्री में चले गए, यूरोप जिसमें भी में, यूरोप में हाँ। या फिर स्लोवाकिया में किसी में हम्म, वो शरण लेते हुए चले गए। अब आप सोचिए वो कैश ले आए, निकाल कैश उसके पास था 1 करोड़ यूक्रेन की करेंसी में, वो लेके वहाँ जा रहा है, क्या वो 1 करोड़ के करेंसी के बदले भी कोई खाना देगा उसको? नहीं देगा ना भाई, आपका बैंकिंग सिस्टम ठप पड़ा है, पता नहीं ये नोट कागजी है कि क्या है, अगले दिन से टेंडर भी है अगले कि दिन से नहीं चलेगा लेकर। कि नहीं चलेगा। इसी के जगह पर आपने उसे 1 करोड़ रुपए का गोल्ड आपके पास पड़ा होता, तो आप चाहे रशिया ही चले जाते, चाहे आप स्लोवाकिया चले जाओ, पोलैंड चले जाओ, यूरोप में आ जाओ, इंग्लैंड आ जाओ, इंडिया आ जाओ, जहां भी आप आओगे आपको हर जगह पर उसकी वैल्यू से आपको खाना भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, लैंड भी मिलेगा। प्राइस भी तो सेम। इसी को बोलते हैं कमोडिटी बेसिकली। अब बिटकॉइन के साथ भी सेम सीन है, आपके पास अगर 2 बिटकॉइन थे तो वो स्लोवाकिया में भी उतना ही है, यूएस में भी इतना ही है कि नहीं है? दैट इज वाई। तो इस तरह से हमें बिटकॉइन की वैल्यू को समझना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे जो बिटकॉइन की जो प्राइस है, इस वजह से इसका डिमांड बढ़ रहा है या फिर डिमांड की वजह से ये प्राइस है, कि इसको क्या बोलेंगे? मतलब कि आज लोगों को बिटकॉइन की वैल्यू नज़र आ रही है कि जस्ट बिकॉज कि पहले कुछ सेंट का था जब ये लॉन्च हुआ था, और आज $1 लाख से ज़्यादा का मिल रहा है। सही बात है। हम्म, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अपने घर के कहानी से आपको बताता हूँ। मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं हम्म, कि शाम में झाड़ू नहीं लगाते, हम्म, लक्ष्मी जी चले जाते हैं। वो सुबह लगाएंगी उठते ही सबसे पहले, शाम में 4-5 बजे लगा देंगी, लेकिन अंधेरा होने के बाद नहीं लगाती कभी भी झाड़ू। अब इस चीज़ को मैं कैसे समझता हूँ कि पुराने ज़माने से चली आ रही है, मतलब मेरी जो दादी रही होंगी उन्होंने उनको बताया होगा, या मम्मी ने नानी ने बताया होगा, उनसे पहले हाँ, बताया पीढ़ी होगा, दर पीढ़ी चलती पीढ़ी आ दर रही पीढ़ी चलता आ रहा है। सीन क्या है, रीज़न क्या है इसका? सिंपल सा रीज़न रहा होगा, पहले लाइट नहीं होती थी। है। अब घर का कोई भी ज़रूरी सामान या ज्वेलरी सब पहनते थे, हम्म, वो अगर गिरा हुआ है, वो अंधेरे में झाड़ू लगाया, निकल जाएगा। तो लक्ष्मी जी बाहर गई कि नहीं गई घर सही से? बात है ना? आज तो लाइट्स जल रही हैं, तो लक्ष्मी जी बाहर नहीं जाएँगी। अगर गोल्ड गिरा होगा वो आपको दिख जाएगा, दिख जाएगा। चाहे रात में 11 बजे आप झाड़ू लगा रहे हो। तो लक्ष्मी जी कहीं नहीं जा रही हैं उसमें, लेकिन वो सोच वैसी चली आ रही है, और हमने हर चीज़ के साथ देखा, चाहे वो हमारी प्रथाओं में जैसे तिलक लगाते हैं चंदन का, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि सुंदर लगने के लिए होता है, उसका पूरा पर्पस होता है, साइंटिफिक रीज़न है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी जो हमें, लेकिन हमें ना, आप कह लीजिए जो एक रिटेलर होता है ना, एक जो कॉमन आदमी होता है, उसको अगर आप आगे चलने के लिए बोलोगे कि वहाँ जाके आगे जाके तुम्हें कुछ मिलेगा, वो नहीं चलेगा। आप उसके आगे लाठी बांधकर गाजर लटका दोगे तो वो चलेगा। मैं बिल्कुल वैसा ही समझता हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी को लोगों ने सीखना इसीलिए शुरू किया कि उन्होंने देखा इस आदमी ने इतनी जल्दी इससे इतना पैसा बना लिया। पर्पस तो वही है, लेकिन इससे एक अच्छी चीज़ क्या होगी कि 100 लोग आएंगे यही सोचकर, उसमें से अगर एक भी बंदा सच में पढ़ लेगा कि क्रिप्टो करेंसीज क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, और इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने लगेगा, तो कम से कम एक इंसान उसके अंदर कुछ बड़ा डेवलपमेंट कर पाएगा। बाकी 99 को तो गैम्बलिंग वाली आदत है, उनका तो गाजर है सर, वो मिलेगा नहीं मिलेगा तो उनकी किस्मत के ऊपर है। तो मैं यही, बाकी यूथ को भी मैं यही बोलता हूँ कि आप आइए, ट्रेडिंग भी करिए, ट्रेडिंग करने के लिए आइए, लेकिन पढ़िए। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ, मेरे चैनल पर लगभग आज यूट्यूब चैनल पर लगभग 40% ऑडियंस होगी जो क्रिप्टो करती होगी, और उस 40 में से मान लीजिए 10,000 लोग भी अगर हैं, उस 10,000 में से 9,900 लोगों ने आज तक बिटकॉइन का व्हाइट पेपर नहीं पढ़ा होगा। सही बात है। वो आए, उन्होंने जो है अकाउंट ओपन करा, पैसे डाले और ट्रेड करना शुरू कर दिया कि पैसा बनेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो अगर जो बाकी 50-100 लोग पढ़ गए और उन्होंने कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डेवलप कर लिया, तो दैट विल शेप द फ्यूचर। तो क्रिप्टो को आपको दोनों तरीके से लेना है, ट्रेडिंग के नज़रिए से भी, और ये भी सोचते हुए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बड़ी फेमस, बड़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, उसको अगर आप समझोगे तो आप कितने ज़्यादा स्टार्टअप्स, अभी मैं बता रहा हूँ मुझे दिख रहे हैं 2030 तक आते हुए, कि बहुत सारी चीज़ें होने वाली किस तरह के स्टार्टअप्स हो सकते हैं? सर हर तरह का। आप सोचिए डिफाई के पीछे जो दुनिया इतनी ज़्यादा भागी, वो आजकल रियलिटी में हो सकता है। आज के वक्त में इंश्योरेंस में कितना स्कैम है, आप सोचिए। अभी एक रिसेंट में केस जो है मुझे कानपुर के पास देहात का पता चला कि एजेंट आते हैं, इंश्योरेंस किया हुआ है 15 साल से, वो आते हैं उनसे रुपए ले जाते हैं किस्त के, और कभी जमा ही नहीं करते, और रुपए ले जाकर अपने पास रख ले रहे हैं, और कभी उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो इंश्योरेंस उनके पास है भी कि नहीं। पहले भी एक सहारा इंडिया करके जो था, हाँ, तो उनके एजेंट्स लोग पैसे लेके जाते थे पैसे लेके लेकिन जाते जमा थे, नहीं करते थे। जमा नहीं करते थे। तो इस तरह की चीज़ें आज भी होती है कि नहीं होती, लेकिन क्रिप्टो के साथ ये चीज़ें नहीं है। जब आप चीज़ों को बीच से बहुत ज़्यादा मीडिएटर्स को हटाकर उसको डिजिटली ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, तो आपको डिफरेंस नज़र आने लगता है। जैसे कि हमारी जो किसान वाली योजना है, मोदी जी जो 2,000 रुपये भेजते हैं, सारे मीडिएटर हट गए। सोचिए प्राइम मिनिस्टर की पीएमओ ऑफिस से और किसान तक बीच के सारे मीडिएटर हट गए। अब सीधा बैंक उनके अकाउंट account अटैच किया, सीधे 2,000 रुपये जाते हैं क्वार्टरली हर किसी के। वैसा ही आप समझिए कि इंश्योरेंस में अगर क्रिप्टो होगा, क्योंकि आप
ब्लॉकचेन को ना तो पलट सकते, पब्लिकली अवेलेबल है, सारे डोमेन में अवेलेबल है, सबको पता है कहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर आप इंश्योरेंसेस को ही सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जोड़ देंगे तो आधे से ज़्यादा स्कैम बंद हो जाएंगे। और ये चीज़ आप हर फील्ड में कर सकते हैं, इवन ट्राई तो कर रहे हैं ना, जैसे रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं, बिल्कुल रियल एस्टेट जो में कर सकते एक हैं, ही प्लॉट 4 लोगों के नाम पे 4 रजिस्टर हो लोगों के नाम जाता पे है। रजिस्टर हो जाता है। अभी ट्राई तो कर ही रहा है ना, ओटीपी अब वो हुँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से भेजने लगे हैं। बहुत आपने देखा तो ओटीपी में कितना इंप्रूवमेंट आया 2020-21 से और आज के वक्त में हुँ, ओटीपी में अचानक से इंप्रूवमेंट आया कि हम ब्रोकर्स का देखिए, आप हम जब लॉगिन करते हैं डीमैट अकाउंट, आप यहाँ से ओके दबाते हैं, इधर ओटीपी बोल जाता है। हुँ। इतना क्विक ये चीज़ें कैसे हो रही हैं? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपके हर जगह पे काम आने वाली है, वो चाहे इंश्योरेंस हुआ, फाइनेंस ट्रांजैक्शन हुआ, सीबीडीसी बन तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही रहा है, भले ही वो क्रिप्टो नहीं है। क्या चीज़ है ये? सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी ओके। बनाने की हाँ, कोशिश हाँ, कर हाँ, रहे अभी हैं, अनाउंस किया था। वो टेक्नोलॉजी तो यही यूज़ हुँ। करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो जैसे यूएई जैसे कंट्रीज़ में बताया जा रहा है कि मतलब क्रिप्टो को उन्होंने ऐसे ही इनेबल कर दिया, जैसे अबू धाबी एयरपोर्ट पे आप क्रिप्टो से ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, आपके पास अगर करेंसी नहीं है वहाँ की, बिल्कुल। तो आप वहाँ पे अपनी क्रिप्टो से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ कि क्रिप्टो इंडिया में भी ऐसा हो गया होता। हुँ, इसके बीच में हमारे, आप कहिए हमारे जो आरबीआई है ना, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट बीच में कर दिया, जिस वजह से इंडिया में नहीं हो पाया। दैट इज़ यूपीआई। यूपीआई। हुँ, यूपीआई हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग। हुँ, अदरवाइज़ जो 2017 के बाद मार्केट्स आई थी और क्रिप्टो का जिस तरह से अडॉप्शन हुआ था, सब ये चाह रहे थे कि ये चीज़ें क्रिप्टो से ही हो सकती हैं। हुँ, बट देन मैं इसके लिए बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ आरबीआई ने कि वो इतना बढ़िया सिस्टम बिना क्रिप्टो के ला पाया। दैट इज़ ब्रिलियंट। तो यूपीआई ने, आप समझिए, ये चीज़ पीछे कर दी इंडिया में। बाकी कंट्रीज़ के पास अभी नहीं है, तो वो क्रिप्टो से कर रहे हैं। बट दिस इज़ जस्ट टाइनी स्टार्ट। आप समझिए, मैं कह रहा हूँ क्रिप्टो ना अभी बचपन में है अपने। हुँ, हुँ। इट इज़ जस्ट ग्रोइंग। इसने अभी बोलना ही शुरू किया है। अभी तो इसका यूथ बाकी है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ना, ये बहुत ही रैपिड चलने वाली टेक्नोलॉजी है। और इसको अगर लोग पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि, क्योंकि हम तो चलिए फाइनेंस में आ गए, पता नहीं टचवुड आगे क्या हो, बट बहुत सारे ऐसे लोग जो टेक वाले फील्ड में हैं, अगर वो भी क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड करने के साथ साथ पढ़ेंगे तो वो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं इसमें। अगर क्रिप्टो से पैसे कमाने हो लोगों को, क्या करना पड़ेगा? कि ये एक ऐसा सवाल हो जाएगा जिसका कोई सटीक आंसर तो नहीं है। हुँ, क्योंकि आप देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, जैसे कि आपके पास जितने स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री के अंदर रुपए कमाने के बिजनेसेस हैं, वैसे बिजनेसेस आपके पास क्रिप्टो करेंसीज में भी हैं। वो भी एक फाइनेंस की मार्केट है, ये भी एक फाइनेंस का ही सब्सिडरी की तरह एक इंडस्ट्री उठ रही है। तो कई सारे रास्ते हैं, जैसे कि आप समझिए कि आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो इसमें एक, मान लीजिए आपने एक ब्रोकर लिया, तो उस ब्रोकर का ओनर भी कमा रहा है, बिना ट्रेडिंग के कमा रहा है। हुँ, उसमें जो जॉब कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, वो भी कमा रहा है। उसकी जो मॉनिटरिंग कर रहा है, वो भी कमा रहा है। उसके बैंक से जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, उसको क्लियरिंग मेंबर जो करते हैं, वो भी जॉब करके कमा रहे हैं। बैंक भी कमा रहा है, राइट? इन्वेस्टमेंट भी कमा रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी कमा रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं वो भी कमा रहे हैं, गवर्नमेंट भी टैक्स के रूप में कमा रही है। तो उसी तरह से सेम चीज़ आप क्रिप्टो को समझिए कि यू विल हैव टू सेलेक्ट वेयर यू वांट टू गो। आप किस फील्ड में जा सकते हैं इसमें। इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर सब कुछ है। आप स्टार्टअप करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप एक्सचेंज बनाना चाहें बना सकते हैं, ब्रोकर बनना चाहें बन सकते हैं, एफिलिएट से कमाना चाहें एफिलिएट से कमा सकते हैं, ट्रेडिंग से कमाना चाहें ट्रेडिंग से कमा सकते हैं, इन्वेस्टिंग से कमाना चाहें इन्वेस्टिंग से कमा सकते हैं। यू विल हैव टू चूज़ योर ओन लीग कि आप किस तरह कमाना चाहते हैं। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। एक चीज़ बताइए, जैसे किसी के पास हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए ₹1000 है या ₹100 मान लीजिए, तो उसको कैसे डिवाइड करना चाहिए कि भाई स्टॉक में कितना डाले, क्रिप्टो में कितना डाले या बाकी के एसेट्स में? कैसे आप सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, देखिए फाइनेंस का पहला रूल तो यही होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले आप बजटिंग करते हैं, बजटिंग करने के बाद जो पैसा बचाते हैं, हुँ, फिर आप उसको सोचते हैं कि कहाँ पे लगाया जाए। इन्वेस्ट करना आज के वक़्त में सब सीख रहे हैं, समझ, और बहुत ही बढ़िया बात है ये। सो मेरा ऐसा मानना है कि आप ना एज वाइज़ इसको डिवाइड करते हैं। लेट्स सपोज़ आप अपने यूथ में हैं, जैसे कि आप 18-20 से लेकर 30 तक की एज के हैं। फिर आप 30 से लेके 35-40 तक की एज के हैं, 40 से लेके 60 वाली एज के हैं, या रिटायरमेंट के बाद वाली एज के हैं। तो सबका परसेंटेज एक्चुअली अलग-अलग होता है। मैं आपको मॉडरेट बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ, जिसको आप शफ़ल कर सकते हैं, मेरे हिसाब से जो है। सो जैसे आप जितने यंग होंगे आप, उसका मतलब सिंपल सा ये होगा कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटीज़ और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा ज़्यादा कर रखेंगे। सकते हैं, हाँ। हाँ, सेफ इन्वेस्टमेंट में कम रखेंगे। सिमिलरली आपकी एज बढ़ती चली जाएगी तो आप इसको उल्टा करते चले जाएँगे। ठीक है? जो स्टैंडर्ड मेरे एज के हिसाब से, या जो 30s के आस-पास के लोग हैं, उनके लिए जो स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से रहता है, वो यही है कि आप अपना कम से कम 30% इन्वेस्टमेंट जो है वो डेट्स वाले इंस्ट्रूमेंट में जाइए या फिक्स्ड एसेट्स वाले में जाइए। बॉन्ड्स हो गए, अभी तो सेबी रजिस्टर्ड बॉन्ड्स आते हैं, बेफ़िक्र होके लगा सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं। आपके पास एफडी हो गई,
ठीक है, या फिर जो डेट्स वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, तो आप अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीज़ कह लीजिए या 30% जो है आप उसमें लगा दीजिए, जिससे आपको पता है कि सेफ साइड आप खेल रहे हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट जो 20% है वो आप इंडेक्स फंड्स में लगा दीजिए, ओके। इक्विटी मार्केट के इंडेक्स फंड्स में। क्योंकि देखो, अगर हम देखें तो हमें इतना रिस्क लेना पड़ेगा कि आज के वक्त में निफ्टी 50 के रिटर्न्स जो हैं लिमिटेडली पॉजिटिव ही रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब हमने राइट। 5 साल के लिए लगाए। तो आप इंडेक्स फंड लगाइए, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, या निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 200 हो गया, मतलब 200 के बाहर मत जाइए, और निफ्टी 50 या ऐसे इंडेक्स फंड या मल्टी कैप फंड आते हैं आज के वक्त में, उस तरह के इन्वेस्टमेंट्स को आप चूज़ कीजिए। 50% इन्वेस्टमेंट आपका जो हो गया वो स्लो ग्रोथ से बढ़ने वाला हो गया, फिक्स्ड हो गया, थोड़ा सा लिक्विड हो गया, जब आपको जरूरत हो आप निकाल लीजिए। उसके बाद आप जो है ये जो लार्ज कैप स्मॉल कैप थोड़े से रिस्की एसेट्स हैं, इसके अंदर आप 10 से 15% लगा लीजिए। 15% तक आप गोल्ड सिल्वर के अंदर आपको रिकमेंड किया जाता है, तो 15% तक का लगाइए। उसके अंदर भी रेशो होता है कि कितना गोल्ड में कितना सिल्वर में, तो जो स्टैंडर्ड है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि 60 से 65% लोग सिल्वर में लगाना पसंद करते हैं, 30 से 35% गोल्ड में लगाना पसंद करते हैं। पिछले 2 साल के अंदर हालांकि सिल्वर का जो रेशो है वो 78 तक चला गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी ज़्यादा यूज़ होता है। तो 15% आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। 5% आप जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में लगा सकते हैं, यूएस स्टॉक्स हो गए, या किसी ऐसे वनरेबल में लगा सकते हैं। और जो बचा 10-15% है वो आप क्रिप्टो करेंसीज में लगा सकते हैं। ओके। अब यही चीज़ आप, जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी, आप उस वाले रेशियो को थोड़ा रिवर्स करते जाएंगे। रिवर्स करते चले जाएंगे। मतलब जैसे हमने 50% सेफ लगाए थे, आप उसको 60% कर देंगे, ऐसे आप करते चले ग्रेट, जाएंगे। तो ग्रेट ये सर। दिस कुड बी अ गुड वे। आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी क्या है ट्रेड करने के लिए किसी भी एसेट में, चाहे इंडियन में या फिर क्रिप्टो मैं में? स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज़ करता हूँ ये क्या मोस्टली, होता है, थोड़ा बताइए। लिक्विडिटी कंसेप्ट। बेसिकली इसका बेसिक फंडा यही है कि मार्केट्स में 2 तरह का पैसा है, एक इन्फॉर्म्ड, एक अनइन्फॉर्म्ड। तो जो इन्फॉर्म्ड है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसको मैं स्मार्ट बोलता हूँ। जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, यूनिफॉर्म्ड नहीं है, डिसीजन पैरेलली हैं, या इमोशंस ड्रिवन है, वो अनइन्फॉर्म्ड हो गए, यानी कि रिटेलर्स, डम मनी बेसिकली। सो स्मार्ट मनी का बेसिक फंडा यही है कि वो लोग मार्केट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, प्राइस को उसी तरफ से मूव करते हैं। प्राइस का एक खूबी होता है कि जहाँ ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे वो वहीं मूव करेगा। अगर लिक्विडिटी ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ जाएगा, लिक्विडिटी नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ। लिक्विडिटी मतलब जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स ट्रांसफ़र हो सके, पैसा जो है वो बदला जा सके पोजीशन के अंदर, या पोजीशन से पैसा निकाला जा सके। तो बेसिकली मैं वेट करता हूँ कहाँ पर यूजुअली लोग ट्रैप हुए हैं, स्टॉप हंट जिसको आप बोलते हैं। ये कैसे देखते हैं आप? स्टॉप हंट बेसिकली, लेट्स सपोज कि मेरा एक रिटेलर पैटर्न बना हुआ है, बुल फ्लैग बना हुआ है, या पीनट बना हुआ है, या मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है। जैसे यूजुअल एक, जब मैंने सबसे पहली बार सपोर्ट की डेफिनेशन सीखी, तो मैंने जो सीखी थी वो ये थी कि कहीं पर 2-3 स्विंग लो मिले हुए हैं तो आप उनको ड्रॉ कर दो तो सपोर्ट बन गया। तो अब मुझे पता है, सबको पता है, तो ज़्यादातर लोग जब प्राइस यहाँ आएगा बाई करने की कोशिश करेंगे। अगर सभी बाई करेंगे तो सेल कौन कर रहा है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ। क्योंकि उसी बुक में ये लिखा था कि 1 2 3 लो मिला के सपोर्ट बन जाता है, और उसी बुक में आगे जाके लिखा था कि जो 90% लोग कर रहे हैं वो नहीं करना। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। सही आपने बात। 100 लोगों को बता दिया कि ये सपोर्ट है और ये हम्म, बाई कर लो, हम्म, और आप पीछे जाके कह रहे हो कि जो 90 लोग कर रहे हैं वो नहीं वो करना। नहीं करना है। हाँ। तो बड़ी तो इसलिए मैं बुक्स बहुत कम पढ़ता हूँ ट्रेडिंग की। अच्छा। हालांकि मैं साइकोलॉजिकली बुक्स ज़्यादा पढ़ता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस वाली बुक्स मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैंने मैक्सिमम में यही देखा है, पहले लिखेंगे ये बात और बाद में जाके इससे पलट जाएंगे, इस तरह से। इसलिए मैं ज़्यादातर साइकोलॉजिकली अपने पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए बुक्स ज़्यादा पढ़ता हूँ, रादर देन की सपोर्ट रेजिस्टेंस। सो मैं क्या करूँगा कि सपोर्ट पे अगर सभी लोग बाई कर रहे हैं तो आई वुड वेट कि वहाँ पे लोग ऐसी जगह पे प्राइस जाए जहाँ पे लोग बाई करना नहीं चाहेंगे। सो या तो सपोर्ट अचानक से टूट जाए, मोमेंटम के साथ टूट जाए, बहुत तेज़ी से प्राइस नीचे गिर जाए, तो लोग या तो आउट कर देंगे, स्टॉप लॉस हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। दैट मीन्स दे बिकम सेलर, और हमें वही करना है जो 90% लोग नहीं कर रहे हैं। देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर योर बाई सेटअप्स। सेटअप्स वही यूज़ करना है जो आप करने वाले थे। आप अगर इंडिकेटर यूज़ करने वाले थे तो वो कर लीजिए। अब मैं जैसे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये सब यूज़ करता हूँ तो मैं वो ये कर लेता हूँ। आप अगर किसी पैटर्न को यूज़ करते हैं तो वो कर लीजिए, लेकिन पहले लोगों को ट्रैप होने दीजिए। जो चीज़ बहुत ऑब्वियस है, जो चीज़ बहुत जेन्युइनली होने वाली है, उस पर अवॉइड करिए। ओके। वहाँ लोगों को ट्रैप हो जाने दीजिए, न्यूज़ नेगेटिव हो जाने दीजिए। जिस स्टॉक के बारे में बातें ना हो रही हो, उन कोइंस को ज़्यादा देखना शुरू कर दो, क्रिप्टो में या स्टॉक्स में जिसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं ना हो रही हो, या जो स्टॉक बहुत ठंडा पड़ा हुआ हो, ऐसे स्टॉक्स को पहले चेक करो। क्योंकि 90% लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, 90% लोगों का ध्यान उस पर नहीं है। वहाँ पर आपको आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बाकी टेक्निकल एनालिसिस का पर्पस तो एक ही होता है, प्राइस की डायरेक्शन का पता करने की कोशिश करना या टाइमिंग्स निकालना। जो भी जो कर रहा है वो बढ़िया है। तो मैं वहाँ पर ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज़ करता हूँ कि लिक्विडिटी, देन एक कंफर्मेशन का वेट करता हूँ, क्योंकि अगर वो सपोर्ट टूटा तो क्या गारंटी है कि प्राइस ऊपर जाएगा वापस? वो तो नीचे भी जा सकता है ना। तो लेट इट कम बैक,
ब्रेक का हाई, एक हाई ब्रेक हो जाए वापस से, और फिर मैं बाई करता हूँ। अच्छा। तो मैं महंगा बाई करता हूँ एक्चुअली में। तो लोग बोलते हैं कि यार अगर नीचे ही बाई कर लिया होता तो देखो कितना रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर मिल जाता। बट मैं ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड से ज़्यादा कन्फर्मेशन पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये मार्केट में कि कितनी बार आपने सही टारगेट ढूंढ लिया है, सेटअप ढूंढ लिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे जब आप कंफर्मेशन का वेट कर रहे हो तो क्या पता वो हाई था, अब वहां से लो बनाए जब आप बाई कर रहे हो? यही तो आपको समझना है कि हाँ। अगर उसको ऊपर जाके भी लो लगा नीचे आना था तो वो नीचे वाले लोगों को ट्रैप क्यों कर रहा है? अगर प्राइस को नीचे ही ओके, जाना था तो समझ वो गया। नीचे क्यों फिर ट्रैप करके जा हम्म। रहा है? अच्छा, एक और चीज़ बताइए प्रियांक सर कि इतनी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है इंटरनेट पे, इवन आपकी काफ़ी सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, कई लोग लाइव ट्रेडिंग करवाते हैं, फिर भी 90% से ज़्यादा रिटेलर्स लॉस में क्यों है? हाँ, देखिए, ये बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। इवन आपके चैनल से मुझे बताने का मौका मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं आपको बोलूँ, ये डेटा जो था, ये पहली बात तो जिस तरह से प्रेजेंट किया गया आधे से ज़्यादा गलत है। अच्छा। देखिए, मैं बताता हूँ, उसके अंदर सीन ये था कि अभी सेबी का जो डेटा आया था उसमें 93% लोगों ने ऑप्शंस के अंदर लॉस लॉस किया। किए थे, ओके। और वो 93% लोग थे जिन्होंने पिछले 1 साल के अंदर ही ट्रेडिंग शुरू करी है। सारे नए लोग थे। वो अधिकतर नए लोग थे, हम्म। और नए लोगों के साथ अक्सर लॉस होता है। तो मेरे साथ भी तो हुआ था, मैंने जैसे अपनी स्टोरी में आपको बताया, तो वो होता है, दैट इज़ ओके। टोटली ओके। उसी डेटा के अंदर जो लोग ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और जो 3 साल से ज़्यादा से ट्रेड कर रहे थे, उसका रेशो 70-80 के आसपास था। इस बारे में कोई बात नहीं करता। दूसरी चीज़, आज के वक्त में 95% स्टार्टअप फेल होते हैं। क्या कल गवर्नमेंट ये डेटा निकालने वाली है 95% स्टार्टअप फेल हो रहे हैं मत कीजिए? कि स्टार्टअप ही मत करो। यूट्यूब पे अगर डेली 100 चैनल बनते हैं तो हाँ, 95 बंद हो जाते हैं उससे भी तीन ज़्यादा छः बंद हो महीने जाते में, हैं। उससे ज़्यादा बंद हो जाते हाँ। हैं। जॉब क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, आप अपने स्कूल की क्लास के दोस्तों को याद कीजिए, तो अगर आज आप देखेंगे तो सबने एक ही प्लान किया था कि हम यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन सब नहीं पहुँचे होंगे। कोई कहीं पहुँचा होगा, कोई कहीं पहुँचा होगा, कोई ट्रू। आपसे बेहतर कर रहा होगा, कोई नहीं कर रहा होगा, राइट? बट आप देखिए, क्या 95% लोग एक जैसी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं? और 5% लोग ही अलग तरह की ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं क्या उसी क्लास से, सेम ही जगह से? सही बात। आप दुनिया का एक फ़ील्ड बताइए जहाँ पर 95% से ज़्यादा लोग कामयाब हैं। तो पहला तो ये डर ही निकाल दीजिए। दूसरा चीज़ समझिए, ट्रेडिंग एक स्किल है। स्किल है, जुआ नहीं है। ट्रेडिंग कोई, मतलब मैं खुद बोलता हूँ, ट्रेडिंग बिज़नेस की तरह आप ट्रीट कीजिए। ट्रेडिंग अल्टीमेटली एक स्किल है, जैसे क्रिकेट। वहाँ पर हर कोई विराट कोहली नहीं बनेगा, हर कोई रोहित शर्मा नहीं बनेगा, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनेगा। वो एक स्किल है। हर कोई अरिजीत सिंह जैसा सिंगर नहीं बनेगा। तो पहला तो मन से ये निकाल दीजिए कि अगर आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, किसी ने करोड़ रुपए कमाए, मैं भी करोड़ ही कमाऊंगा। दिस इज रॉन्ग। आपका जर्नी अलग है, आपका लाइफ अलग है, आपका सब कुछ अलग है। आप कितना कमाओगे ना आपको पता, ना मुझे पता। गिव इट अ ट्राई। सही बात। देखो ये स्किल आपके लिए है कि नहीं। क्या आप इतना डेडिकेशन दिखा पाते हो? देखो, क्रिकेट तो हम सभी खेलते हैं बचपन से, सबने ही खेला है ना। शौक के लिए सब खेलते सब हैं। शौक के लिए सब खेलते हैं, कुछ अच्छा भी खेलते हैं, कुछ रणजी तक जाते हैं, कुछ आईपीएल तक जाते हैं, कुछ इंडियन टीम तक पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही आपको भी समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग आपके लाइफ में किस पर्पज़ के लिए आई है। आप शुरुआत वही शौक के लिए करिए, प्रैक्टिस के लिए कीजिए। आपको मज़ा आ रहा है, थोड़ा बहुत बन रहा है, ठीक है। फिर आपको लगता है कि ये चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, मैं इसमें मेहनत कर सकता हूँ, मैं इसमें वक्त दे सकता हूँ, लगातार वक्त दे सकता हूँ, डेडिकेशन दिखा सकता हूँ और सीख सकता हूँ, फिर आप उसको ट्राई कीजिए ना रणजी तक पहुँचने की, या वो कमाने की जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। तो सही जब बात। तक हम ये डिफरेंस नहीं समझेंगे ना, मैं अपने चैनल से, आज देखिए, आज मेरे चैनल पर मेरा सब कुछ फ्री है। मैं एज ए आर ए सर्विसेज दे सकता हूँ, क्लाइंट वो भी फ्री है अभी अच्छा। फिलहाल। हाँ जी, मैं अभी फिलहाल कोई सर्विस नहीं दे रहा हूँ ऐसा कुछ पेड, वो भी फ्री है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट आप समझिए कि आज के वक्त में किसी से जाके सीखेंगे, वो 30-50 हज़ार रुपये आपको मिनिमम चार्ज कर लेगा। मैं अभी मुंबई गया था एक इवेंट में, वहाँ पर एक होस्ट मिले थे मुझे, तो वो मुझे बोले, जब मैंने एसएमसी का नाम लिया, कि सर मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट का कोर्स सीखा है दुबई जाके, एक फॉरेक्स ट्रेडर से। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मैं बोलने रहा, फिर उन्होंने खुद ही बताया अपना दुख, कि सर 4.5 लाख रुपए देकर सीखा था। ठीक है, आप इस तरह का कोर्स आप देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ मैंने वो बिल्कुल फ्री में सिखा दिया यूट्यूब पर, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये है कि ये इंडस्ट्री जब बड़ी होगी ना, तो कमाई तो मेरी कहीं ना कहीं से हो ही जाएगी। देखिए, धर्मशाला तो नहीं है। सही बात है। मैं अगर कमाऊंगा नहीं तो लोग सुनेंगे भी नहीं मुझे। आप ये भी समझिए, सही बात है। अगर मैं नहीं कमा रहा हूँ तो लोग कमेंट करते तूने क्या उखाड़ा है। बिल्कुल सही बात। तो अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो ऑब्वियसली तो कहीं ना कहीं से तो मैं भी कमाऊंगा, लेकिन जब ये इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रो करेगी ना, और लोग ट्रेडिंग के अंदर रहेंगे, तो कुछ ना कुछ रास्ता खुद निकल आएगा मेरे भी कमाने का। मेरा ऐसा मानना है। ओके। पहला चीज़ ये मोटिव है कि लोगों को ये समझाना कि ट्रेडिंग भाई ना गैम्बलिंग है, ना कोई अलग तरह का बिजनेस है, ये एक स्किल है। मैंने सिखा दिया, ये मैं यूज़ करता हूँ। आप इसे प्रैक्टिस करके देख लो, आपसे हो पा रहा है ट्राई कर लो, नहीं हो पा रहा है इमीडिएटली स्विच टू इन्वेस्टिंग, और बेफिक्र हो के आप जो भी करते हो, जॉब बिजनेस, वो करो। मतलब ये है कि हर किसी के लिए भी नहीं है। हर किसी के लिए नहीं है। देखिए, मैं
एक कहावत, मतलब मेरे जो जानने वाले लोग देख रहे होंगे वो बोलेंगे ये लाइन मैं हमेशा बोलता हूँ, बट मैं एक ही चीज़ को बार-बार बोलने में इसलिए विश्वास रखता हूँ कि आप उस पे इम्प्लीमेंट करो। हम रील में रोज़ मोटिवेशनल कोटेशन देखते हैं, कम से कम 20 देख लेते हैं, एक याद नहीं रहती। मैं एक ही देखता हूँ, उसी को बोलता रहता हूँ कि याद रखो हुँ, कि अगर आप अपने आप को एक इन्वेस्टर की तरह देखना चाहते हो, तो एक लाइन याद रखो, रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे। रोम जो खूबसूरत बना वो एक दिन में नहीं बना, सही बात। इट विल टेक टाइम, डिकेड्स लगेंगे। तो इन्वेस्टिंग में ये माइंडसेट होना चाहिए। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हिरोशिमा एंड नागासाकी वर डिस्ट्रॉयड इन अ सिंगल डे। तो ट्रेडिंग कैन रूइन यू इन अ सिंगल डे, इन अ सिंगल अरे! ट्रेड। क्या एग्ज़ाम्पल दिया आपने। बिल्कुल, आपको एक ट्रेड लगेगा सब खत्म करने में। अब बहुत सारे जो हमारे आइडियल हैं, जिनकी हम बुक्स पढ़ते हैं, लेसी मोर हैं, बहुत फ़ेमस जो ऑथर और ट्रेडर पुराने ज़माने के रहे हैं, कई सारे लोगों की स्टोरीज़ हैं, उन्होंने करोड़ों बनाए और एट द एंड दे लॉस्ट एवरीथिंग। न्यूटन का ही नाम आता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो व्हाई दे लॉस्ट? क्योंकि हुँ, ट्रेडिंग एक स्किल है। विराट कोहली 2 मैच में 0 पे आउट हो जाता है आज भी। हो गया ना अभी सही ऑस्ट्रेलिया में, बात जो आज तक नहीं है। हुआ, जो 17 साल में नहीं हुआ, हो गया ना अब जाकर। तो यू विल हैव टू नो कि ट्रेडिंग एक स्किल है। तो हुँ, अगर आप वो चीज़ नहीं समझ सकते तो इन्वेस्टिंग में चले जाइए, और ये चीज़ समझ सकते हैं तो ट्रेडिंग को पहले नॉर्मल गली क्रिकेट की तरह शुरू कीजिए, हुँ। कितने प्रैक्टिस कैपिटल कीजिए, से स्टार्ट करना चाहिए? जो आप लगता है आप अफ़ोर्ड कर सकते हो लूज़ करने के लिए। अच्छा, मतलब उतना लॉस हो जाए तो आपको इफ़ेक्ट ना करे। इफ़ेक्ट ना करे। थोड़ा-सा तो बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि रिस्क इस तरह का होना चाहिए कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हुँ, आपके इमोशंस बिगड़ जाएँ, और इतना कम भी ना होना चाहिए कि आप लापरवाह हो जाएँ। हुँ, हुँ, हुँ। ये भी एक चीज़ है। मान लीजिए कि एक अरे व्यक्ति, ठीक है, जाए तो हाँ, जाए। जाए तो जाए, वो हुँ, भी नहीं थोड़ा एटीट्यूड होना सीरियस चाहिए। आप रहें इस हाँ, चीज़ थोड़ा को। आप सिंसियर रहें। मान लीजिए अगर मैं महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं उसका 10% यानी कि 40-50 हज़ार रुपए मेरे होने चाहिए उसमें। अगर मैं 5,000 लगा दूँगा, मैंने ट्रेड में बैठा, 5,000 लगा दिए, अब अचानक से लगा चलो बाहर घूम के आते हैं, ना स्टॉप लॉस लगाऊँगा, ना टारगेट चला जाऊँगा, उड़ जाएँगे। तो वो लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा सीरियसनेस रिस्क होना होना चाहिए, चाहिए। तो सही आपको बात। ऐसा फंड लगाना है जो आपको सिंसियरिटी भी दे, और आपका अगर वो लॉस हो जाए तो ये नहीं मैं रोड पे आ गया, मेरी सेविंग्स खत्म हो गई, मैं तो क्या ही करूँ, ये हुँ, नहीं होना ये चाहिए। बहुत सही चीज़ आपने बताई है। जी। अच्छा, जो इंटरनेट पे आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी देखे होंगे कि ₹500 से क्रिप्टो ट्रेडिंग कर लो, ₹1000 से कर लो। क्या पॉसिबल है कि 500 से शुरू करके हम अच्छा खासा बना लेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ₹500 से ₹500 मान लीजिए आप, अब देखिए वो ये नहीं बताया ना ₹500 डेली लगाने के महीना, चलो हुँ। ठीक है कोई बात नहीं। ₹500 से 5 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। पहले अच्छा। तो ये चीज़ समझ लीजिए, और ऐसा कोई करोड़ों में एक करेगा। अब अगर आपके अंदर ये जुनून है कि मैं ही वो एक हूँ, और आप इस हवाबाजी में जी रहे हैं, हुँ। तो आप कमा सकते हैं। तो फिर इस चीज़ में और ड्रीम इलेवन में जो टीम बनते थे, वही तो तो मैं क्या आपको बोल डिफ़रेंस रहा हूँ रह ना, गया? करोड़ों में एक करेगा। लेकिन मैंने हमेशा यही सीखा है कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले आप उस रास्ते को चलिए जो रास्ता पहले से लोगों ने प्रूव करके चला हुआ है। प्रोबेबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा है एग्ज़ैक्टली, विन जो होने की। प्रूव करके चला है। जैसे हमें बचपन से पहले स्कूलिंग कराई जाती है, कि कुछ नहीं करेगा तो नौकरी तो हुँ, लग ही जाएगी। पढ़ाई कर लेगा तो इतना तो बन ही जाएगा। तो हुँ, आप पहले उस रास्ते से शुरू करते हैं, और फिर आपके साथ जब कुछ अलग होना होता है ना, तो वो हो जाता है। ग्रेट। तो आपको ऐसे ही समझना है ट्रेडिंग को। तो ₹500 से अगर 5 लाख बनाने जा रहे हो, तो 99.99999% तो नहीं होने वाला। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब वो एक जिसके साथ होगा, जिसको आप देख के चले हो, उसके चक्कर में वो इतने लोग जाने वाले हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये है, जो बाकी लोग बोल रहे हैं, जो बाकी लोगों के साथ हो रहा है, वो ट्राई करो। हुँ, इतने कम रुपए से ट्रेडिंग नहीं होती। और जब मैंने समझाया उस तरीके से आई। अगर आपको कम रुपए लगाना, इन्वेस्ट कीजिए ना आप। हुँ, हुँ, आप हुँ। एसआईपी कर लीजिए ₹500 की। आपको क्रिप्टो में ही करनी, क्रिप्टो में ही कर लो। आपको स्टॉक मार्केट में करनी है, वहाँ कर लो, तो म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में आई थिंक ₹100 से भी ₹100 से एसआईपी कर शुरू हो सकते गई हैं। है। बॉन्ड सर अभी मैं देख रहा था अभी, एक बॉन्ड की कंपनी से मैं देख रहा था प्रोडक्ट हुँ, को। ₹100 से आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते आई हैं, अब थिंक आपको और जियो क्या चाहिए? ब्लैक रॉक ने ₹10 से कुछ ₹10 से सोचिए, ₹10 से तो स्टार्ट। अब आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ट्रेडिंग तो चाहिए पैसा चाहिए हाँ, उसके लिए। पैसा चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा सर आपसे कि हमारी ऑडियंस के लिए कोई स्ट्रैटेजी आप अलग से शेयर करें अलग वीडियो में, ठीक है सर। है आप ना? सर बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल, आप समझिए सर, तो सिखाने का तो इतना वो है कि आप जो सिखा सकता तो हूँ। गाइज़ वैसे तो प्रियांक सर के चैनल पे काफ़ी सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं और मार्केट से रिलेटेड काफ़ी वैल्यूएबल वीडियोज़ इन्होंने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो आप सर का चैनल ज़रूर चेकआउट करना और कमेंट करिए स्ट्रैटेजी, तो हम सर के साथ एक अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आएँगे इसी चैनल पर। तो थैंक यू सो मच सर टाइम निकालने के लिए, बहुत अच्छा लगा। इवन मेरे को पर्सनली काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस वीडियो में।
जी सर, बाकी मैं जाते-जाते एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, क्योंकि हमने इतनी सारी बातें की, तो उसके लिए एक डिस्क्लेमर ज़रूरी है बिल्कुल, बिल्कुल। कि इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज़ मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और सेबी आरए होने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने जो कहा वो 100% होगा ही होगा। इसलिए जो भी करें अपने रिसर्च से करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके बिल्कुल, करें, बिल्कुल। है ना? बाकी मेरी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपने वीडियो के शुरुआत में देखी ली होंगी। तो जी इसको सर, सर 2x पे चलाना है? आप जैसे चाहें सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी हर नहीं, वीडियो में यूजुअली बोलता जो हूँ। म्यूचुअल फंड के जो आते हाँ हैं जी। डिस्क्लेमर ऐसे 2x पे रहते हैं। सर मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बोलता हुँ, हूँ, और मैं पॉइंट क्या है कि लोगों को ये समझ हमेशा होनी चाहिए कि हम कोई हवाबाजी नहीं कर रहे चाह रहे थे। हुँ, हम आप तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाह रहे थे। मतलब लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चीज़ों की। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच सर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज के एपिसोड से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ से मैं 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको जानने को मिला तो भाई नीचे कमेंट में ज़रूर बताना और सर के चैनल को ज़रूर चेकआउट करना और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को बुलाते रहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।